और एक और चीज़ जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करी है, रिलैक्स करिकुलम। आप देख रहे हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता, रिवीजन नहीं कर पाते तो टेस्ट ये के लिए। रिलैक्स करिकुलम क्या है सर? हमने बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं आपको हमारे रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा होगा। अभी जेईई मेंस का जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें 99.9 के अबव हमारे कई सारे स्टूडेंट्स का परसेंटाइल आया। अब कोई ये भी सोच सकता है कि क्या सर मतलब आईआईटी कॉलेजेस में लाइफ सेट है? देखिए, लाइफ सेट तो कभी नहीं होती, है ना? ये तो आपका सैटिस्फैक्शन लेवल है। मतलब आईआईटी कॉलेजेस इस तरीके से है कि जैसे रेस में आपको दौड़ना है, तो एक बच्चा है जो नंगे पैर दौड़ेगा और एक बच्चा ऐसा है जिसको नाइकी के जूते मिल जाएंगे पहनने के लिए। जो आईआईटी कॉलेजेस है ना, इट्स लाइक नाइकी के जूते आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक सपोर्ट मिल रहा है। मतलब जब आप आईआईटी कॉलेज से पास आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जब आप किसी को बताते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर, तो भाई पहला इम्पैक्ट जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मेहनती होगा भाई, और मेहनती होगा, भले आपने कॉलेज में बहुत चिल किया हो। ठीक है ना? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो बहुत दिन के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि हैं आरवाई सर। आप सभी उन्हें जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर हैं आप सभी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सर से पढ़ भी रहे होंगे। तो बहुत दिन के बाद फाइनली आज हम आपके जो फेवरेट एजुकेटर हैं आरवाई सर, उनसे आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं सर से। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सिड। तो काफ़ी दिन से मन था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट वगैरह करूं। काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हालांकि मैं जब ऐसा अनअकैडमी में यहाँ शूट वगैरह के लिए, कभी रिकॉर्डिंग के लिए आता हूँ, तो बच्चे पीछे से चिल्लाते रहते हैं, आरवाई सर का करो, आरवाई सर का करो। हम बोले यार आरवाई सर मतलब कि यार इतने पॉपुलर है और मुझे कैसे नहीं पता चला। एक बार तो सर को पकड़ना पड़ेगा मुझे। फाइनली वो दिन आ गया है कि अब आरवाई सर को मैंने पकड़ ही लिया है। तो सर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जब आप पढ़ाने जाते होंगे तो उसमें बच्चों को बताते होंगे, पढ़ाते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, लेकिन आपके बारे में जानने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता होगा मे भी बच्चों को, क्योंकि क्लास में अब आप सोचते होंगे कि भाई जो भी टाइम है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करा जा सके। तो आज चाहूँगा कि अपनी लाइफ की जर्नी प्लीज़ शेयर करें कि कहाँ से आपने शुरू करा और ये कोचिंग फील्ड में आने का क्या रीज़न था, कैसे यहाँ तक पहुँचे। वैसे तो यार ये जो कहानी है ना, ये बहुत बड़ी है ना? लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लिम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? मतलब मेरी भी एजुकेशन उसी तरीके की रही जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की रहती है। मैं यूपी में आगरा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है? मतलब ऐसा था कि मेरे पूरे फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो 12th भी पास हो, ठीक है? हाँ। मतलब क्रेज़ तो बहुत था, इम्पोर्टेंस पता थी, लेकिन फैमिलीज़ में कुछ इस तरह के इश्यूज़ रहे कि मतलब जो उनकी पढ़ाई थी फैमिली मेंबर्स की, लाइक माय फादर एंड माय अंकल, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाई। तो उन्हें इम्पोर्टेंस तो पता थी, मतलब उनके ज़हन में ये था जैसे हर किसी के पेरेंट्स के रहता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्हें ये पता था, लेकिन उनके पास भी एज़ सच कोई ख़ास गाइडेंस नहीं थी, उन्हें एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि क्या है। तो मेरी वही नॉर्मल स्कूलिंग रही। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो उस समय जैसे होता है ना, हम लोकल ट्यूशन क्लासेस जाया करते हैं, तो मैं ऐसी एक लोकल ट्यूशन क्लासेस में जाता था। तो वहाँ पर एक भैया थे, तो उन्होंने कभी जेईई की प्रिपरेशन करी थी, तो उन्हें इस जेईई एग्ज़ाम के बारे में पता था, ठीक है? तो जब मैं उनसे पढ़ने जाता था तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें ना जेईई जैसे एग्ज़ाम की ना प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या होता है भाई, है ना? तो उन्होंने कहा कि जेईई एग्ज़ाम क्रैक करके ना आप आईआईटी कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है? तो मैंने ये बात घर जा कर के बताई कि पापा इससे आईआईटी कॉलेजेस मिलते हैं। तो हमारे यहाँ आईआईटी तो कोई नहीं जानता था, वहाँ आईटीआई बहुत ज़्यादा फेमस था। आईटीआई, हाँ। आईटीआई, है ना? पहले मजाक बनता था। हाँ, वैसे ही मैं भी ये बताना चाहूंगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जब कोटा में मैं तैयारी कर रहा था हाँ। तो कोई मेरे दूर का कोई रिश्तेदार होगा, गांव से कॉल आया कि कहाँ हो। मैंने बोला कोटा में हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आईआईटी। आईटीआई? वो तो मैंने भी किया है। हम बोले अरे आईटीआई नहीं, आईआईटी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग के यहाँ का जो बैकग्राउंड है जिस तरीके का, मतलब वहाँ पर इंजीनियरिंग और ये मेडिकल, इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती। तो मैंने जब बताया तो कहते हैं आईटीआई करोगे? तो वो तो तुम आराम से कर लेना, अब तुम्हें क्या मतलब पंखे और टीवी सही करने हैं क्या? वो तो हमारे एक रिश्तेदार ने भी किया हुआ है आराम से। तो मुझे भी नहीं समझ में आया, एक्चुअली मुझे आईआईटी की फुल फॉर्म ही नहीं पता थी, है ना? हाँ। अब स्कूल का कल्चर भी इस तरीके का रहता था उस समय पे। अब तो काफ़ी एडवांसमेंट हो चुके हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाती ना एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, तो मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है? लेकिन फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया,
थोड़ी क्यूरिसिटी आई, भैया से पूछना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम ना, अगर तुम्हें जेई की प्रिपरेशन करनी है तो तुम कोटा में जाओ। ये समय है 2008 और 9 का। उस समय कोटा का क्रेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अच्छा, उस आज समय भी भी है। था? उस समय भी था। 2008-9 में भी? 2008-9 में भी था, क्या अच्छा बात! खासा क्रेज था। अब तो फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई, उस समय तो प्योर ऑफलाइन ही होता था। मतलब तो उस समय ये क्लियर था कि भैया अगर आपको आईआईटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और सिंसियरली करनी है, अगर आपको एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है ना, तो आपको कोटा जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बताया अपनी फैमिली को कि भाई मुझे कोटा जाना होगा, वहाँ से मैं फिर कोचिंग क्लासेस के थ्रू करूँगा। तो ये हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक 16-17 साल का लड़का और इसको हम घर से बाहर कैसे भेज दें। तो मेरे पिताजी ने साफ डिनाई कर दिया। और दूसरा ये था कि फ़ीस वगैरह भी यहाँ की अच्छी खासी थी, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे फैमिली में। तो पिताजी ने कहा कि अभी आराम से तुम 12वीं करो, उसके बाद बीएससी वगैरह करना और फिर सोचना आराम से कि क्या करना है, और अभी ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये वाला थॉट मेरे दिमाग से भी निकल गया कि भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता है ना कि कई बार कि आपकी शायद किस्मत में ही लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा नॉर्मल स्टार्ट हो गया, मेरा रिजल्ट वगैरह आया, उसके बाद मुझे दोबारा से पुश किया उन भैया ने कि बेटा कोटा चले जाओ। और हुआ क्या, इस दौरान मेरे फादर की एक ऑफिसर थे जहाँ पे वो जॉब करते थे, उनसे मुलाकात हुई और उन ऑफिसर का लड़का आईआईटी दिल्ली से जस्ट पास आउट हुआ था। तो वो ऑफिसर मेरे फादर को वो स्टोरी बता रहे थे कि उनके बेटे ने तैयारी करी, तो वहाँ से उन्हें समझ में आया, उन्होंने उसकी आईआईटी की इम्पोर्टेंस बताई कि आईआईटी कॉलेज क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी होती है। तो अब क्या होता है ना, जब ऑफिसर कोई बता रहा है पिताजी को तो एकदम से थोड़ा उन्हें ज़्यादा इम्पैक्ट लगा। तो घर आते हैं उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे तैयारी तो कराऊंगा। तो यहाँ से फिर मैं कोटा आया, फिर मेरी कोचिंग हुई 2009-10 में, मैंने यहाँ से कोचिंग किया और फिर मेरा यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। और वो एक्चुअल में जैसा होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट कहते हैं इस समय मेरे से कि सर आप हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे समझ लेते हैं, आप हमारे साथ ऐसे इतना ईजिली कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो रीज़न क्या था कि भाई जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो वो सारे चैलेंजेस मैंने भी फेस किए, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी फेस किए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं जिस क्लास में बैठा हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे स्टेट के टॉपर्स बैठे हुए हैं। उनका 12th में परसेंटेज, मैंने पूछा भाई आपका कितना है, किसी का 94, किसी का 95। मैं तो ये परसेंटेज सुन के शॉक्ड हो गया कि मैं यार कहाँ किस जगह आ गया। मतलब पहला 1 महीना तो कोटा में ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। मैं रोता था रूम में अकेले, लेकिन अब फैमिली को बता नहीं सकता था, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था। लेकिन मुझे लगता था यार मैं गलत जगह आ गया, मतलब ये मेरे लिए शहर नहीं है, यहाँ तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है और मैं कहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन पिताजी जब छोड़ करके गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा जितना अभी तक कमा के सेव किया था उसमें से लगभग आधी पूंजी तुम्हारे ऊपर लगा दी है, अब आगे तुम देख लेना कि क्या करना है। अच्छा सर, ऐसा तो लगभग बच्चों के साथ होता है, तो क्या इस चीज़ का प्रेशर आप पे पड़ा, क्या इसको आपने प्रेशर की तरह लिया या क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि भाई पेरेंट्स का प्रेशर, तो पेरेंट्स तो मुझे ऐसा लगता है वो तो बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है कि जब हम भी अगर पेरेंट्स बने तो हम भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे कि यार बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हो, ध्यान रखना। तो कई बार इस चीज़ को बच्चे प्रेशर की तरह ले लेते हैं कि भाई ऐसा बोल दिया, टेंशन हो रहा है, बहुत प्रेशर है। आपका इस पे क्या राय है? देखिए क्या है कि अभी की जो लेटेस्ट जनरेशन है ना, इनकी क्या ना, इस जनरेशन की पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और दूसरा क्या है कि आजकल की जनरेशन उस तरह की हो गई है ना कि सर जो 15 सेकंड की रील्स देख देख करके ग्रो कर रही है और वो 15 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि ये रील मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। या शॉर्ट्स रील का वो क्रेज चल रहा है ना। लास्ट आपने देखा होगा आफ्टर द कोविड ये क्रेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। तो आज की जनरेशन में क्या है ना, वो पेशेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। नहीं, मैं एक एजुकेटर के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद वाली जो जनरेशन है ना, इनका विल पावर एकदम ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सही बात। मतलब मुझे याद है कि कोविड के पहले की मेरी टीचिंग में और कोविड के बाद की टीचिंग में मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा, उनका जो एटीट्यूड देखा, उसमें काफ़ी मेजर चेंज ऑब्जर्व किया। मुझे याद है कि कोविड से पहले स्टूडेंट्स एफर्ट्स मारते थे लास्ट मोमेंट तक, गिव अप नहीं करते थे, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं होता था कि स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस आता है ना, एकदम से गिव अप वाला एटीट्यूड है। या फिर क्या है ना, अब स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हमेशा सर्च करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है। और वही मेन रीज़न है कि अब उनके ऊपर एकदम से एक्सट्रीम प्रेशर आता है
और वो उस प्रेशर को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। हम जब स्कूल में पढ़ते थे सर, हर ऑल्टरनेट डे पे मार पड़ा करती थी स्कूल में, है ना? स्कूल बिल्कुल टीचर्स बिल्कुल। पीट रहे और हैं, है ना? पेरेंट्स तो बोलते थे और मारो। हाँ, और मारो। अगर पेरेंट्स टीचिंग वगैरह में पेरेंट्स जाएँ और वहाँ पे अगर शिकायत मिल जाए तो पिताजी यही कहा करते थे कि आपने छोड़ कैसे दिया, हमें हाँ, बताने की ज़रूरत ही और नहीं मारो। थी, ठीक है? और घर पे भी खूब पिटा करते थे। तो क्या है कि ये साइकोलॉजिकली ना बॉडी ऐसा बिल्डअप हो गया कि वो प्रेशर हैंडल करने की हाँ। हैबिट डेवलप हो गई। हुँ, लेकिन अब आज की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसिंग हैं। हुँ, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। मतलब पहले हुँ, आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें 40-45 की एज के बाद देखने को मिलती थी, है हुँ। ना? लेकिन आज 15 साल, 16 साल के स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही है। सर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अपन सुनते रहते हैं खबरों में, मैं उसका ज़िक्र यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। हुँ, हुँ। पर आपका तो बच्चों के बीच में रोज़ का इंटरेक्शन होता है। राइट। तो आपको दिखता है कि बच्चों में कि यार ऐसा कर भी सकते हैं बच्चे, मतलब कि क्या लगता है आपको आज के दिन में बच्चों में क्या मतलब मिसिंग क्या लगता है आपको जब आप ऐसे सुनते हो? क्योंकि क्लास में तो सभी आपको अच्छे ही लगते होंगे, खुशमिजाज लगते हैं, या क्लास में भी आपको लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है? देखिए सर, इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत बड़ा लूप होल है। मतलब उसमें अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले क्या हुआ करता था, आज से 15 साल 10 साल पहले, कि जेई जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वही स्टूडेंट्स करते थे जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट होता था हुँ, या फिर जिनके अंदर एक पोटेंशियल होता था। आजकल क्या है ना, वो भेड़-चाल चल चुकी है, ठीक है? कि भैया तुम्हारे चाचा के लड़के ने किया था, है हुँ, ना? हुँ, या तुम्हारे पड़ोसी ने किसी ने किया था, जाओ कोटा तुम भी जाओ कोचिंग करो। मतलब आजकल क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोशिश ही नहीं करते। हुँ, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा, पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? हुँ, हुँ, मतलब पेरेंट्स इवन स्टूडेंट से पूछते भी नहीं है कि भई आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं? मतलब आप साइंस लेना चाहते हैं या नहीं? हो सकता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो कॉमर्स में हुँ, हुँ, और पेरेंटल प्रेशर की वजह से उसने साइंस ले लिया हो। इवन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मतलब जब मैं 11th के बैचेज़ में यहाँ पे उतरता हूँ, तो मेरे से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, कहते हैं कि सर हमारा मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैं हुँ, पूछता हूँ, भाई आप यहाँ कैसे आ गए? हुँ, तो वो कहते हैं कि सर पापा ने या मेरे बड़े भैया ने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, हुँ, तो वो एक लेगेसी चलती हुई आ रही है और मैं उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी मतलब जो चॉइस थी वो तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? तो वही है, वो पेरेंट्स और वो गैप है ना चिल्ड्रंस में, तो वो गैप होने की वजह से वो किसी ना किसी फोबिया की वजह से ना अपनी बात को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। हुँ, और दिस इज़ अ मेन रीज़न कि आज ना एक भेड़-चाल हो गई है। जो स्टूडेंट कुछ और करना चाह रहा है, वो भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। हुँ, इवन उसका जेन्युइन इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो किसी भी काम को करने में आपको यार मज़ा वैसे ही नहीं आएगा ना। और ये रीज़न है कि आज आप देख रहे हैं कि इस तरह के नंबर ऑफ केसेज़ जिसमें स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। हुँ, और दूसरा एक और चीज़ है कि बच्चों के पास सर आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना? हुँ, जैसे हम जब पढ़ा करते थे, तो हम ऑफ़लाइन क्लासेस में जाते थे, हम अपनी क्लास में बैठते थे, जो पढ़ाया जाता ध्यान से सुनते थे, घर आकर के एफ़र्ट्स करते थे, कोशिश करते थे समझने की, जो चीज़ें समझ नहीं आई। आज की जनरेशन के साथ क्या इश्यू आ गया है कि क्लास में कुछ पढ़ाया, घर आकर के उसको पढ़ते नहीं हैं। क्या करते हैं, यूट्यूब पे बैठ कर के मल्टीपल वीडियो सर्च करते हैं, उसमें उन्हें बहुत सारे लिंक्स देखते हैं, फिर उन लिंक्स को देखना स्टार्ट करते हैं, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे इस तरीके से ये एक प्रोसेस होती है जो t बराबर 0 पे स्टार्ट होती है ना? फिर लाइफ में उनके डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, बैकलॉग्स, फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होते-होते धीरे-धीरे ये जो पौधा होता है वो एक दिन जाकर के बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हुँ, और फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि बच्चों को स्ट्रेस और एंग्जायटी लेवल एकदम से इतना इंक्रीज़ करने लग जाता है। हुँ, मतलब पहले हमारे समय में एक चीज़ थी कि भाई क्लास में जो गुरु है तो उसका बहुत रिस्पेक्ट था। आज की जनरेशन के साथ ऐसा है कि गुरु होगा भाई आप घर का, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 10 ऑलरेडी ऑनलाइन गुरुज़ हैं। तो अब क्या है ना कि एक जगह ज्ञान लेने की जगह अब 10 जगह से ज्ञान मिल रहा है, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है किसको फॉलो करना है और इस चक्कर में वो अब किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा है स्टूडेंट। हुँ। नहीं मतलब कि जिस समय मैंने भी तैयारी करी थी हुँ, सर कोटा में, हुँ, मैं देखता था कि जो स्टूडेंट्स थे, कोचिंग तो जाते थे, कोचिंग के बाद भी वो बोर्ड वगैरह की तैयारी के लिए या एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ऐसे कुछ लगती थी, तो भी अलग से, जबकि उन्होंने पूरे दिन कोचिंग कर ही रहती थी, रात में पढ़ते थे वो, फिर भी सुबह उठ के जाते, मैं खुद जाता था, हुँ, हुँ, सुबह उठ के। मतलब कि अलग से कि भाई, क्योंकि मैंने भी बोर्ड के और सुधारने के लिए फिर से मैंने एक बार अटेम्प्ट के लिए दे रखा था, तो वहाँ था कि भाई चलो चलते हैं, तो उतना मतलब कि ईज़िली अपन प्रेशर ले पाते थे, मतलब कि कुछ वैसा
प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं, लेकिन खैर आज के दिन में ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और मैं यही बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि यार बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए, कम से कम मुझे ही देख लेना है यार, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा हो तो राइट, राइट। लाइफ में। बाकी सर आपके ऊपर आएँगे कि आप जब कोटा हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, तो सर आपका जर्नी कितना स्मूथ चला, मतलब कि यहाँ पे कितने साल आपने तैयारी किया? मैं 1 साल था कोटा में 2009 से 2010 में। कोई ऐसा एजुकेटर आपको याद है जो आज भी पढ़ा रहे हो उस समय के, जिससे आपने पढ़ा होगा? मतलब इसमें सबसे पहला नाम तो मोहित भार्गव सर हैं, ठीक है। ऐसे एमबी सर से आपने पढ़ा है? मतलब मैं उनसे पढ़ा, जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया तो उन्हीं की गाइडेंस में स्टार्ट किया और आज भी उन्हीं के साथ कनेक्टेड हूँ। इतने पुराने एमबी सर? बिल्कुल, एमबी सर तो आई थिंक 2004 या 2006 से पढ़ा रहे हैं। सर उसके बाद यहाँ से प्रिपरेशन करने के बाद फिर कहाँ सिलेक्शन हुआ, कौन हाँ, से? मैं आईआईटी रुड़की था, ठीक है। अच्छा। हाँ, आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल ब्रांच था, ठीक है। फिर वहाँ कॉलेज में पहुँचने के बाद वही फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एक्साइटमेंट, मतलब लेकिन मेरी जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी एक्साइटेड रही। मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया था, क्योंकि बहुत एफर्ट्स करने के बाद कॉलेज में पहुँचा तो ये तो समझ आ गया था कि सिर्फ यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं करनी है ना, पढ़ाई के अलावा और भी मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। सर आज के दिन में ना एक बहुत और भी एक बड़ा इशू है हाँ। जिस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, जो जो सच है। कई बार कोटा के लिए तो दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, पर बीते कुछ टाइम में आईआईटीज़ में भी सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़े हैं, राइट, अगर आप डेटा देखोगे तो जैसे कि क्या होता है कि जो बच्चे अभी ये सोच के हार मानते हैं कि भाई आईआईटी में गए, नहीं गए तो क्या होगा, लेकिन आईआईटी में जाने के बाद भी कुछ ऐसी मिसफॉर्च्यूनेट चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न क्या हो सकता है सर इन सब चीज़ों के पीछे? क्या सिलेक्शन होने के बाद भी वो ऐसे स्टेप क्यों ले रहे हैं बच्चे? देखिए क्या है कि इसमें कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के पास एक गलत इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भैया आईआईटी क्रैक हो गया और आप एक टॉप कॉलेज में पहुंच गए तो लाइफ सेट है, वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना होगा। ये गलत फहमी है, ठीक है। वहाँ जाकर के रियलाइज़ होता है कि यार इवन अब तो कंपटीशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ चुका है। जब मैं आईआईटी कॉलेज में पहुँचा तो मुझे पहले दिन तो मैं एकदम चौड़ में घूम रहा था कि भाई, क्योंकि मैं जहाँ से आया था मैं अपने स्कूल से पहला वो बंदा था जिसने जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया था, ठीक है। तो मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मैं इतना चौड़ में था कि यार अपन तो आईआईटी क्रैक करके आए हैं। लेकिन जब वहाँ कॉन्वोकेशन हॉल में बैठा और मैंने देखा कि आस पड़ोस में मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और जब वहाँ पर जो डीन थे, हाँ डायरेक्टर, वो आए और उन्होंने कहा कि अब आपकी लाइफ का T=0 यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा। हाँ, मतलब अब लाइफ का असली स्ट्रगल स्टार्ट होगा। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले क्या था। हाँ, तो वहाँ जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इवन कंपटीशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की जो क्रीम थी, जो टॉप स्टूडेंट्स थे, वो सेलेक्ट होकर के वहाँ तक पहुँचे थे। तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा, एफर्ट्स और ज़्यादा करने पड़ते थे। मतलब लोग ये कहते हैं ना लाइफ एकदम चिल है या आईआईटीज़ में जाकर के कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये गलत फहमी है, ठीक है। अगर आपको लाइफ में सक्सीड होना है ना, और बहुत आगे जाना है तो आपको हमेशा एफर्ट करने पड़ेंगे। मैंने 2010 में जेई क्रैक किया था, अभी 2024 है, लगभग 14 साल हो चुके हैं, और लगभग आज भी मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे हर दिन काम करना पड़ता है इस कंपटीशन में अपने आप को आगे लीड करने के लिए। तो क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में पहुंच गए, अब लाइफ में कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी चैलेंजेस मिलेंगे। इवन कॉलेज के बाद आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो देखिए लाइफ में ये टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, ये तो आपको हमेशा ही हैंडल करना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज़ नॉट द होल जर्नी। इसलिए एक्चुअली सर पता है क्या है, मैं बच्चों से मैं जब मिलता हूँ तो जब नए नए आते हैं ना उनके अंदर एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल रहता है, नेक्स्ट लेवल। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाता है, प्रेशर बिल्ड होते जाता है, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर। अच्छा दूसरी बात ये भी है ना कि एक जो बच्चा है, कई बार ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 12th में होते हैं, तो मैं अगर पूछ भी लूँ ना उनसे कि तो अगले साल ड्रॉप लो, अरे आपने ड्रॉप का बात कैसे करते, मैं तो 12th का साथ ही निकालूंगा, कैसे बोल दिया आपने। मैंने कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते इस चीज़ों को लेके, सबसे पहली बात तो। और मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आराम से चलो ले लेंगे ड्रॉप अगर पॉसिबल है तो, बट वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मैंने पहली बात तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं है एक्सेप्टेंस 12th में। ठीक है अगर कोई अच्छा कर रहा है वो सब चाहेंगे कि भाई 12th के साथ ही क्रैक कर लो एग्ज़ाम, ड्रॉप लेना ना पड़े।
अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर जब वो ड्रॉप लेते हैं एक्सपेक्टेशन ना भी होने के बाद, एक्सेप्ट ना भी करने के बाद, तो फिर वहाँ और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है उनको, राइट। क्योंकि वो एटीट्यूड तो वही बनाया हुआ है कि नहीं इस बार नहीं तो फिर दोबारा नहीं। और यही जब ड्रॉप लेते हैं तो ये एटीट्यूड और वहाँ भी कैरी ऑन होता है, वो और एड ऑन होता है कि नहीं यार 12th में तो नहीं, लेकिन इस बार तो करना ही करना है। तो मैं चाहूँगा कि सर आप जरा उनको समझाएं कि भाई कंडीशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को, अपनी प्रिपरेशन को समझो कि कब क्या है, और अगर नहीं तो दोबारा के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर। राइट। एक्चुअली में क्या है कि हर स्टूडेंट की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन अब क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है ना, तो वो अपने आप को किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा होता है। हाँ, वो किसी ना किसी को आइडियल मानता है और वो उसको फॉलो करना चाहता है। अब ऑफ कोर्स यार, दो अलग अलग स्टूडेंट की कहानी अलग अलग होगी, हर किसी को अपनी कहानी लिखनी है। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, और उस तरीके से अगर वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा है तो उसे लग रहा है मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि देखो यार, आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, ठीक है, किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, या जैसा आप सोच करके आए थे, जिस प्लानिंग के साथ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है, तो आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आजकल की जनरेशन डिस्कस ही नहीं करती है। नहीं करते। और जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो उसका सॉल्यूशन गूगल पर सर्च कर रहे हैं, और गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो उनको नेगेटिव चीज़ें और मिल रही है। जबकि सबसे बड़ी बात ये मैं मानता हूँ कि कोटा क्यों आया होता कि यार ऑफलाइन एजुकेटर से लोगों से मिल सको। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ऑफलाइन का मतलब है कि इंटरेक्शन, टीचर अवेलेबल है। आज के दिन में तो सर कोचिंग सेंटर पे मुझे ऐसा लगता है कि कोटा में तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कभी भी आओ, एक ना एक एजुकेटर तो आपको मिल ही जाएगा परफेक्ट सेंटर पे कभी भी, जिससे आप अपनी बात कर सकते हो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा या एकदम से इग्नोर कर देगा कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। राइट। तो वही प्रॉब्लम यही हो रही है कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो एक अपनी अलग दुनिया में खोया हुआ है, उसके मन में अलग ही कुछ ख्वाबी पुलाव चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें वो अपना कंपैरिजन किसी और से भी कर रहा है, वैसा बन नहीं पा रहा, एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है, ऐसा किसी और के साथ नहीं हो रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि हर वो स्टूडेंट जो जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, उसको इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के हर्डल्स आते ही आते हैं। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट की, इवन उसने जेई एग्जाम बहुत टॉप रैंक के साथ भी क्रैक किया है ना, अगर आप उसकी जर्नी को भी जानेंगे तो देखेंगे कि उसने भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए, बैकलॉग्स क्रिएट हुए, ठीक है। कई बार ऐसा रहा कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्लासेस मिस हुई, बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आए। लेकिन मुद्दा ये है कि जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपनी गलतियों से सीख रहा है, वो आगे अच्छा कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं वो किसी को नहीं आई होंगी, और रीज़न क्या है, वो आइसोलेट हो चुका है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, वो अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। हमारे समय में हमारे काफ़ी सारे दोस्त होते थे, लड़ाई हो जाती थी एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है, ये मतलब तुमसे डिस्कशन होता था। क्लासेस में आते थे तो मुझे याद है कि हमारे जो डाउट्स होते थे वो हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते थे कि भाई ये तुमने कैसे किया, ये तुमने किया। आजकल इस तरह के हेल्दी डिस्कशंस खत्म हो चुके हैं। आजकल स्टूडेंट्स में एक ईगो आ गया है कि यार मुझे डाउट है, मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, वो पता नहीं क्या सोचेगा। हमारे समय में इस तरह के ईगोज नहीं होते थे, ठीक है। फ्रेंड्स में हम बहुत ओपनली आपस में बात किया करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। लेकिन आजकल हम अपने दोस्तों के साथ भी एक दिखावा कर रहे हैं, मतलब जो रियल स्टोरी है वो हम बताने नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें लग रहा है यार इससे मेरी इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो क्या है कि एक इस तरह की दुनिया होगी ना सीडो, कि दिख कुछ और रहा है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है ना। बाहर से दिख रहा है कि स्टूडेंट बहुत चिल है, रिलैक्स है, लेकिन अंदर वो अपने आप में बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो मेरा स्टूडेंट को यही मैसेज है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, आप शेयर करो, क्योंकि आप जिस फेज से निकल रहे हैं ना, आपके जो भी एजुकेटर या मेंटर है ना, वो ऑलरेडी उस फेज से निकल चुके हैं, या इवन उन्हें इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, उन्होंने ऐसे पता नहीं कितने केसेस देखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये बच्चों को समझना चाहिए कि आज के दिन में चाहे जो भी कोचिंग लो आप, ज़्यादातर जो एजुकेटर्स हैं ना, दे आर ऑल्सो फ्रॉम IIT NIT ऐसे बैकग्राउंड से, राइट। तो वो और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे अगर आप बात करोगे तो, कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और यही रीज़न है, जैसे अब मैंने यहीं से प्रिपरेशन करी और मैं यहीं पर टीचिंग कर रहा हूँ इतने लंबे समय से, तो क्या ना कि स्टूडेंट जब मेरे पास आता है ना, तो मैं उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ जाता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है। और जब वो प्रॉब्लम्स बताता है
तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसी प्रॉब्लम्स तो किसी को नहीं हुई। और जब मैं सुन रहा होता हूँ तो मैं यही सोच रहा होता हूँ कि ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो उसको लगता है कि यार सर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो प्रॉब्लम तुम्हें है ना, सबको हो रही है भाई, मूव ऑन, आगे बढ़ो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही एक इंसान को ना थोड़ा और मजबूत बनाता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि भाई पहला तो अपनी कहानी खुद लिखनी है और अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना। अपने आप को रोज़ अपग्रेड करो, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करो। एक तो क्या है कि आजकल स्टूडेंट्स में एक क्रेज़ है ना टाइम टेबल शेड्यूल की लेकर के आ गए कि सर 1 महीने का टाइम टेबल बना के दे दीजिए। यार टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट अ टफ प्रोसेस, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत टफ प्रोसेस है। मैंने बना करके दे दिया कि लो बेटा ये इसे फॉलो करना। अब स्टूडेंट ने एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन नहीं किया, वो अपने आप ही टेंशन में आ जाएगा। तो पहले तो ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं कि एक टाइम टेबल आप बना करके दे दीजिए, या एक क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी जब आप जेईई की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि जब आप रात को सोने जा रहे हो ना, तो सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करो कि अगले दिन मेरे को क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, और वो लिख लो सारे, ठीक है। सिर्फ एक दिन की प्लानिंग करो, नेक्स्ट डे की। उसके अगले दिन क्या होगा कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, सिर्फ एक दिन की प्लानिंग करो, सो जाओ। सुबह जब उठो तो जैसे ही आप उठोगे तो आपको पता होगा कि आज मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है और आज मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ होना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दिन एफर्ट्स मारने होंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहो, और लॉन्ग टर्म में एफर्ट्स करो, शॉर्ट टर्म में नहीं। मतलब अगर आप 7 to 8 मंथ्स तक रेगुलर इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं ना, कि आप हर दिन उठते हैं, शेड्यूल लिखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चाहे आपके सारे टास्क पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप 100% एफर्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप इस भीड़ से वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब स्टूडेंट हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोच रहे हैं, सर कुछ हट के करना होगा, कुछ अलग करना होगा, तभी जेईई में सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरा मानना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, जो ऑर्डिनरी चीज़ है ना, उसको ईमानदारी से 100% एफर्ट्स के साथ अच्छे से करने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो बच्चों के लिए काफ़ी बात हो गई। सर मैं जानना चाहूँगा कि आईआईटीज़ में मतलब कि जाने के बाद कैसा रहा वहाँ पे? स्पोर्ट्स वगैरह में भी मैंने किसी से सुना कि आप शायद स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा काम करा है अपने आईआईटी में। ज़रा आप बताना चाहेंगे क्या था वो? देखिए जब इतनी एफर्ट्स मारने के बाद आईआईटी कॉलेज पहुंचा, तो ये तो मेरा सेट था कि यहाँ जाकर के सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, मतलब यहाँ घिसना नहीं है अब, है ना। यहाँ पे ओवरऑल एक्सपोजर भी लेना है। तो वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल क्लब्स हुआ करते थे, है ना, हॉबीज़ क्लब्स वगैरह थे। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया कि अब देखो पता नहीं था कि किस में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता था, जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, मैं सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। जितने भी ग्रुप्स के इंटरेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती थी ना, मैं सब में जाता था, है ना। मुझे पता कुछ नहीं था कि एग्जैक्टली किस में मेरा इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मुझे ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि यार मेरा बैकग्राउंड ना मैकेनिकल है, ठीक है। और वहाँ पे एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था उस समय, आईआईटी रुड़की मोटर स्पोर्ट्स, है ना, जिसमें हम लोग फार्मूला कार्स डिज़ाइन करते हैं, और फार्मूला 1 कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो उसमें कार डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उन कार्स को लेकर के जाते हैं बाहर, बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया, और सिंसियरली फिर उस ग्रुप के साथ मैं कनेक्टेड रहा फॉर द नेक्स्ट 3 years, जिसमें हमने 2 बार कार्स डिज़ाइन करी, ठीक है। जिसमें 2013 में हमने फर्स्ट टाइम हाइब्रिड कार डिज़ाइन करी, ठीक है ना, जिसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, जिस कॉन्सेप्ट पे अब तो काफ़ी सारी कार्स आ भी रही हैं। और हमने उस समय सिल्वर स्टोन यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे इवेंट था 2013 में, फार्मूला स्टूडेंट, वहाँ पे हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और मतलब हमारी जो कार थी दैट वाज अ सिंगल वन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट्स पे थी। अदरवाइज और सारी कार या तो प्योर इलेक्ट्रिकल थी या फिर वो पेट्रोल कन्वर्जन था उनका, ठीक है। तो वी आर द फर्स्ट वन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमने सिल्वर स्टोन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया फ्रॉम द आईआईटी रुड़की, है ना। इसके अलावा वहाँ पे स्पोर्ट्स के क्लब्स होते हैं, एनएसओ वगैरह, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, क्रिकेट खेला करता था उस समय। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्लब्स थे, जैसे एक एनसीसी था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया था। सुना है मैंने एनसीसी के बारे में। हाँ ठीक है। और मैं लगभग फाइनल ईयर तक ज्वाइन रहा, और उसमें एबीसी जितने भी सर्टिफिकेट्स थे वो मुझे सारे मिले। मतलब मेरा ऐसा था कि भाई जितना एक्सपोजर हो सकता है वो मुझे एक्सपोजर यहाँ पे लेना है।
तो मतलब मैं सभी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी कॉलेज में जाएं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही मोटिवेट करता हूँ कि भाई वहाँ जाकर के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मत करते रहना, पढ़ाई के अलावा और भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मेरा 2 सवाल है। हाँ। जैसे पहला आपने बताया कि यूके वगैरह में आपने F1 का जो प्रोजेक्ट था उसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करा। कई बार ऐसा मैं सुनता हूँ हम्म, कि आईआईटी के बच्चों ने हाइपरलूप बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो आईआईटी में ऐसा कैसे सपोर्ट मतलब मिलता है? क्या वहाँ पे कोई असेंबली लाइन है कि जो बच्चों को है कि भाई आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे कोई रोबोट बना रहा होता है, तो मतलब कि कैसा मतलब कि वहाँ पे ये रहता है? क्योंकि बाकी तो मैं देखता नहीं हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी बन के आ रही है। आईआईटीज में क्या वैसा जैसे फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन बना रहता है, कुछ भी असेंबल कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे। अब दूसरा क्या होता है, आपके पास एक आईआईटी टैग होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी अदर कंपनीज वगैरह होती हैं, ग्रुप्स होते हैं ना, उनका आपको सपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको स्पॉन्सरशिप्स बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे एक टेक्निकल इवेंट होता था, कॉग्निजेंस, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। तो क्या होता था कि वहाँ से उनसे स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं इन सब चीज़ों में, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई कुछ तो अलग करो, सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ा ना आए हो। हम्म, तो वो क्या है ना, वो एक लेगेसी सी बन गई है कि यार आईआईटी कॉलेज में आए हैं तो कुछ तो डेफिनेटली कुछ अलग करना है, और वो हमारे सीनियर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वही लेगेसी जो है ना वो कंटिन्यू हो रही है। हम्म, जैसे जनरली क्या होता है कि कॉलेज में जाने के बाद काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर के टेंस रहते हैं कि यार मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। आईटी कॉलेजेस में रिलेटिवली स्टूडेंट्स का कंसर्न ये नहीं रहता। मतलब मैं कभी भी 2 साल 3 साल उस पीरियड में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कभी ये सोचा नहीं कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। मतलब दैट वाज अ सेकंड प्रायोरिटी कि ठीक है यार प्लेसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को इतना एक्सपोजर तो दूं हम्म, कि मुझे पता तो चले कि एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता है कि कॉलेजेस में जाने के बाद पता चलता है कि अब हमें करना क्या है। मतलब इंडिया में ये सिस्टम है। मतलब जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच में था, अबाउट 80 स्टूडेंट्स थे रुड़की में उस समय मैकेनिकल ब्रांच में, और आप ये मानिए कि उन 80 में से इस समय 5 या 6 ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ने यूपीएससी क्रैक किया, वो इस समय सिविल सर्विसेज में हैं। कुछ लोगों ने कैट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, वो इस समय बिजनेस जॉब्स वगैरह में। कुछ लोग जीआरई वगैरह क्वालिफाई करके आउट ऑफ द इंडिया चले गए। हम्म, तो ये सारा एक्सपोजर है, और वो एक्सपोजर क्या आईआईटी कॉलेज में रिलेटिवली बहुत आसानी से मिल जाता है। हम्म, अब कोई ये भी सोच सकता है कि क्या सर मतलब आईआईटी कॉलेजेस में लाइफ सेट है। देखिए लाइफ सेट तो कभी नहीं होती है ना, ये तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। मतलब आईआईटी कॉलेजेस इस तरीके से है कि जैसे रेस में आपको दौड़ना है, तो एक बच्चा है जो नंगे पैर दौड़ेगा, और एक बच्चा ऐसा है जिसको नाइकी के जूते मिल जाएंगे पहनने के लिए। तो जो आईआईटी कॉलेजेस है ना, इट्स लाइक अ नाइकी के जूते आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक सपोर्ट मिल रहा है। मतलब जब आप आईआईटी कॉलेज से पास आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जब आप किसी को बताते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर, तो भाई पहला इम्पैक्ट जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि मेहनती होगा भाई और- मेहनती होगा, भले आपने कॉलेज में बहुत चिल किया हो, ठीक है ना, भले आपने कॉलेज में 4 साल बहुत मस्ती करी हो, लेकिन होता है ना पहला इम्पैक्ट यार बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट होगा, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है मतलब। सर सेकंड सवाल जो है, हम्म, वो जो आपने बताया कि आप आईआईटी रुड़की में एनसीसी में थे, एनसीसी में क्या सिखाया जाता है? देखिए वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं, और वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करना है इसके ऊपर काफ़ी सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, क्लासेस होती हैं। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। जैसे वहाँ पर गन्स, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, एसएलआर, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग होती थी। उसमें हमें फायरिंग कैंप्स वगैरह होते थे, वहाँ पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे हम फायरिंग वगैरह सीखते थे, क्लाइंब किस तरीके से करना है, ठीक है। और गेम्स बहुत सारे हुआ करते थे। मतलब बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती थी जो ओवरऑल होता है ना एक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जिससे आप फिजिकली अपने आप को फिट रख पाएँ, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था। नहीं तो आपको पता है ना आईटी कॉलेजेस में जाने के बाद जनरली क्या होता है कि एक लैपटॉप ले लिया भाई, सही बात। रूम में डले हुए हैं, लैपटॉप पे मूवीज़ देख रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं।
तो कहीं न कहीं जो साइकिल होती है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हो जाती है। लेकिन ऐसे क्लब्स को जॉइन करने से क्या रहता है कि आपकी एक तो फिज़िकल फ़िटनेस बनी रहती है और हुँ, दूसरी बात क्या है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है। एक होता है ना देश के प्रति प्यार, है ना? मतलब हुँ, एनसीसी में से इवन ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एनसीसी से निकलने के बाद इस समय इंडियन फ़ोर्सेस में हैं। हुँ। हाँ, ठीक है, उन्होंने इंडियन फ़ोर्सेस वगैरह जॉइन किए, काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस पर हैं। तो ये एक अटैचमेंट है ना देश के लिए प्यार, वो कहीं न कहीं एनसीसी हमारे अंदर कंट्रीब्यूट करता रहता है। वाह सर! तो अब आते हैं सर कोटा के ऊपर अच्छा। कि फिर आईआईटी से पास होने के बाद क्या-क्या जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ थी? फिर कैसे ये कोचिंग लाइन में कैसे आ गए? देखिए कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में निपटाऊँ तो एक्चुअली जब मैं 3rd ईयर में था तो मुझे जनरल मोटर्स उस समय बैंगलोर में आर&डी सेक्टर था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ से मुझे पीपीओ मिला था, ठीक है? मतलब पहले मैं इंटर्नशिप पे गया और फिर इंटर्नशिप के बाद उन्होंने मुझे पीपीओ पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफ़र, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया जनरल मोटर्स ने, ठीक? तो और उस समय फाइनल ईयर में एक क्रेज़ और हुआ करता था गेट एग्ज़ाम्स वगैरह देने हाँ, का, गेट का। ठीक है? तो हमने भी गेट एग्ज़ाम दिया, तो मैं तो क्या है कि कॉलेज से पास आउट हुए मई 2014 और फिर उसके बाद मैं जनरल मोटर्स जॉइन किया, ठीक है? और जनरल मोटर्स में गया आर&डी सेक्टर था, तो वहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छा था, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, रिसर्च टीम में था कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इनबिल्ट करनी है हमें कार्स में। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे हर दिन परेशान कर रही थी कि मैं क्यूबिकल बॉक्स में बैठता था, मेरे पास लैपटॉप था, मैं उस पे डिज़ाइनिंग करता था। मैं ये सोचता था कि क्या मेरी लाइफ़ इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर ही बाइंड अप होके रह जाएगी क्या? क्योंकि हुँ, मैं वहाँ पे और भी सीनियर्स को देख रहा था। वो 10 साल या 12 साल से जॉब कर रहे थे। वो भी उन्हीं तरह के क्यूबिकल बॉक्सेस में बैठे हुए थे, बस उनके क्यूबिकल बॉक्सेस के साइज़ थोड़े ज़्यादा बड़े थे। तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी यार मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बना हूँ, हुँ, है ना? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इम्पैक्ट क्रिएट करे सोसाइटी पर या जब मैं वहाँ पे था ना कॉलेज में, तो जब मैं फाइनल ईयर में था तो एक प्रोसेस होती है कि आप फाइनल ईयर में आप इसके बाद आप पास आउट हो जाएँगे। तो जो आपके जूनियर्स हैं, अब वो लेगेसी कंटिन्यू हो। जैसे आईआईटी रुड़की मोटर स्पोर्ट्स में जो कार डिज़ाइनिंग है, वो अब आगे भी कंटिन्यू हो। जैसे अभी भी वहाँ पर कार्स डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अभी भी वो लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडिया को। तो हमें क्या होता है ना अपने जूनियर्स को कार डिज़ाइनिंग के जो बेसिक फंडे होते हैं वो सिखाने पड़ते हैं। हुँ, तो मैं जब फाइनल ईयर में था तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे उनको सिखाता था हाउ टू डिज़ाइन अ फार्मूला कार। ठीक है? इस पे मैं लेक्चर्स लिया करता था कॉलेज में, है ना? तो जब मैं लेक्चर्स लेता था तो उसमें फिज़िक्स के फंडे हुआ करते थे। हुँ, तो मैं बताता था उन लोगों को तो कहते थे कि सर आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है। हुँ, आप चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बात मैं सुनता था फिर निकल जाता था। तो जब मैं वहाँ बैठ कर के डिज़ाइनिंग कर रहा था, मतलब बैंगलोर में था, ठीक? तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार मैं कोटा में पढ़ा था, तो वो ग्लिम्प्स मेरे माइंड में कहीं न कहीं थे कि यार मैं इन सब के लिए तो नहीं बना। लेकिन मुझे एक डर भी लग रहा था कि यार मैं जाकर के 11वीं-12वीं के बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा, पता नहीं पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसी में क्या हुआ एक मोमेंट हुआ कि दिसंबर के टाइम पर मुझे कोल इंडिया लिमिटेड से ना ऑफ़र आया, ठीक हाँ, है? माइनिंग मैं भी माइनिंग ब्रांच से ही हूँ हुँ। बीटेक। पीएसयू, है ना? तो वहाँ से जब ऑफ़र आया तो मैंने घरवालों को बताया तो घरवाले एकदम बहुत खुश क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग ही क्रेज़ होता है। हाँ, और हमारे फैमिली में तो भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बस लाइफ़ सेट है, वो हुँ, हुँ, इससे आगे नहीं सोचते। तो पिताजी को बताया, पिताजी बहुत खुश, उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम जॉइन कर लो ये वो। लेकिन मेरी अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, ठीक है? वो अब गेट का एग्ज़ाम दिया था, क्वालीफाई हो गया, ऑफ़र आ गया, ठीक है इट्स ओके लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मैं यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव तो नहीं करूँगा हुँ, क्योंकि वो उस समय पर आफ्टर द 10 मंथ्स वो क्या आपको आउट ऑफ द इंडिया भेजते हैं, ठीक है? हुँ, ट्रेनिंग के लिए आगे प्रोसीड करने के लिए। तो उस समय ऐसा था कि आफ्टर द 10 मंथ्स मुझे यूएस जाना था, ठीक है? जनरल मोटर्स की आगे की ट्रेनिंग। तो मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ गया 10 मंथ्स के बाद उसमें क्या था एक बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर आपने वो ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करी तो नेक्स्ट 2 ईयर तक ना आप उस कंपनी को लीव नहीं कर सकते। हुँ, तो यार मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ के 2-3 साल एक ही जगह निकल गए और मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि लेट्स गो टू कोटा, ठीक है? 2-3 महीने वहाँ पे रहूँगा, किसी कोचिंग को जॉइन कर लूँगा। हुँ, तो क्या है कि थोड़ा-सा सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा और फिर डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। मतलब मैं हुँ। ये सोच कर के नहीं आया था कि कोटा कि मुझे यहाँ आकर के एक एजुकेटर बनना है, लेकिन मतलब था कि आराम से सोचेंगे और सोचेंगे। इस विचार में इस साइड में अपना इनकम भी चलता रहेगा। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया
पिताजी को बताया कि मैं कोल इंडिया जॉइन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोचिंग में आ गया, तो आप ये मान लीजिए कि घर का माहौल इस तरीके का हो गया था कि पिताजी ने मुझसे लगभग अगले 40 से 45 दिन तक बात भी नहीं करी, अरे है ना? क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, ये अब कोचिंग में पढ़ाएगा। मतलब हमारे यहाँ पर लोगों को इस कोटा की, इस कल्चर के बारे में, यहाँ पे जो टीचर्स का फेम है, इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मतलब हम लोगों की तरफ लोग ये सोचते हैं यार टीचर तो वो बनता है जिसकी मजबूरी होती है हाँ। ना, जिसके पास और ऑप्शंस नहीं होते। जैसे मैं किसी को बताता था उस समय पर कि मैं इस समय कोटा में फिजिक्स एजुकेटर हूँ या टीचर हूँ, तो कहते हैं तो बेटा अब आगे का प्लान क्या है आपका? एक एजुकेटर हैं, हाँ। कोटा से ही है, मैं उनका नाम नहीं लेना नहीं चाहूँगा। तो वो बताते हैं अपने बारे में कि उन्होंने भी कोई एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी थी, जब वहाँ से जॉब छोड़ के वो कोटा आ गए पढ़ाने के लिए। तो हुआ क्या कि जब वो गांव जाते थे तो सब पूछते थे कि बेटा कहाँ जॉब लगी है, तो बोलते थे कि कोचिंग में पढ़ाते थे। तो सब ये बोलते थे कि ये वो आईटीएन है ना जिन्होंने सीट बर्बाद कर दिया है, और मतलब कि ये वो आईटीएन है जिनका कुछ हुआ नहीं है आईटी में जाने के बाद भी, इसीलिए मास्टरगिरी कर रहे हैं। मतलब हम लोगों की तरफ ये एक ऐसा थीम है, लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता है। वो वही है ना, हम लोग के यहाँ पे यूपीएससी, सिविल सर्विस, आर्म फोर्सेस, इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब टीचिंग को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन ये बात मुझे पता थी क्योंकि मैं कोटा से पढ़ा था, तो कोटा में वो क्रेज़ मैंने देखा था, कोटा का वो कल्चर मैंने देखा था। तो फिर मैं जब यहाँ आया, तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। जैसे काफ़ी मैं उस समय शुरुआत में क्या होता है, हमारा ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो हमें क्लासेस तो मिलती नहीं है, तो हम तो क्या थे, डाउट्स बताते थे डाउट काउंटर्स पे बैठ के। तो एक स्टूडेंट था, प्रियांशु करके था, उसको ना मतलब क्लासेस में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था, तो वो मेरे पास आता था, रोज़ मुझसे डाउट्स पूछता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे डाउट्स पूछते पूछते वो मुझसे चैप्टर्स भी पढ़ने लगा कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। अब मेरा पहला टाइम था, है, मेरे पास ज़्यादा लोग डाउट पूछने आते नहीं थे, वो पढ़ने आता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या है ना कि काउंटर पे ये हाल हो गया 1 महीने बाद कि लगभग 20 से 25 बच्चे वहीं काउंटर पे खड़े होकर के मुझसे पढ़ने के लिए आते थे। एक डाउट मेरा भी है सर आपसे। हाँ। वो ये है कि जैसे कि मैं जब शूट करने जाता हूँ तो यहाँ बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि आरवाई सर, कमेंट सेक्शन में भी आरवाई सर लिखते हैं कि आरवाई सर के साथ इंटरव्यू करो। तो मतलब कि पर्सनली मैं तो सर आपसे आज इतना इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हमने वीडियो बनाए हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर कुछ बैचेस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो बनाए, लेकिन पर्सनली आज पहली बार मैं आपके बारे में जान रहा हूँ। तो आरवाई सर जो कि एक ऑफलाइन एजुकेटर, मतलब ऑफलाइन से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी, ऑनलाइन से नहीं थे, पहले से नहीं थे। तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं आज के दिन में कि जो ऑनलाइन एजुकेटर है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, देश भर में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर्स हैं। पर ऑफलाइन पढ़ाते हुए इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम सर, मतलब कि कैसे एक एजुकेटर गेन करता है? मतलब कि जब बच्चे आपका नाम लेते तो मैं सोचता था यार आरवाई सर, यार ऑनलाइन तो नहीं देखा है मैंने, फिर इतना नाम क्यों ले रहे हैं बच्चे? रीजन क्या होता है सर, ऑफलाइन में कैसे बच्चे इतने ज़्यादा फैन बन जाते हैं टीचर के? हाँ, देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम बैच लेना स्टार्ट किया था, तो मैंने तब से ही एफर्ट्स मारना स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत कोशिश करता था फिजिक्स को जितना आसान हो सकता है इजी वे में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिलीवर करूँ। पॉइंट ये था कि देखिए ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे एक सेशन में 700 टू 800 स्टूडेंट्स को ही टच कर पाते हैं, इससे ज़्यादा आप टच नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5 बैचेस लेते हैं और एक बैच की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 150 200। तो ये था 2018 तक, ठीक है। उस समय क्या हुआ आपको पता है कि 20 में कोविड आया, है ना। मैं जिस इंस्टीट्यूट में था इससे पहले, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का कोई कल्चर ही नहीं था, ठीक है, प्योर ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। मतलब वहाँ पे किसी एजुकेटर ने कभी कैमरे के सामने भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। और इट्स लाइक अ फोबिया, यार कैमरे के सामने कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि एक डर लगता था ना, कुछ गलत बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी यार, लोग क्या सोचेंगे। तो उस समय मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे उस समय कुछ लेक्चर्स डिलीवर करने का मौका मिला, ठीक है। मतलब वो इस तरह की क्लासेस थी जैसे हाइब्रिड क्लासेस होती है ना, कि जिसमें कुछ स्टूडेंट्स आपके क्लासेस में भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन भी देखेंगे। तो मैं पढ़ा पहले से ही रहा था, तो उस समय जब मैंने क्लासेस ली तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे उस समय, उनको वो काफ़ी अच्छा लगा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो सारे जो वीडियोस थे ना, वो
किसी तरीके से पता नहीं कैसे वो लीक हुए और वो अच्छा। टेलीग्राम्स के बहुत सारे चैनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पर लोगों ने फिर वो लेक्चर्स देखे, तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता एकदम से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ कि वाह सर थैंक यू सो मच कि आपके लेक्चर्स देखे बहुत अच्छा लगा। इवन अभी बीच में एक इवेंट था, मैं अनअकैडमी में पटना में गया हुआ था, तो वहाँ पे बिहार शरीफ में था, तो वहाँ पे आकर के मुझसे 10 या 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिला जिसको मैं पहले कभी देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था। वो आए, मुझे ग्रीट किया, मुझे थैंक यू सो मच बोला। उन्होंने बोला कि सर आपकी वजह से हमें फिजिक्स के जेई के कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा, जब भी कोई आता है स्टूडेंट मैं यही पूछता हूँ, भाई आप मुझे कैसे जानते हो? हाँ, क्योंकि भाई मैं एक ऑफलाइन में एक क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पर मेरी अनअकैडमी में आने के बाद थोड़ी बहुत प्रेजेंस रही हुई है, उससे पहले कोई प्रेजेंस नहीं थी। तो लगभग 90% स्टूडेंट का आंसर ये आता है कि सर हमने ना आपके जो टेलीग्राम पे चैनल्स होते हैं ना, उससे आपके लेक्चर्स लीक हुए और उन लेक्चर्स को देखा। तो वहाँ से वो एक पॉपुलैरिटी गेन होना स्टार्ट हुई। वहाँ से लोगों को वो डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हुआ कि वाई कि जो कोटा कोचिंग है, कोटा का जो एकेडमिक्स है, उसका इतना ज़्यादा हाइप क्यों रहता है। मतलब कोटा कोचिंग में जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जिस तरीके से सिखाए जा रहे हैं या जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, वो इतना ज़्यादा बच्चे उसको क्यों अप्रिशिएट करते हैं, या इतनी अच्छी रैंक्स अगर कोटा से आ रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में हम कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि एक जनरेशन गैप क्रिएट कर रहा है। तो वो वहाँ से देखने को मिला, तो वो अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा है। और ये रीज़न है, आपको ये जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय कोटा में स्टूडेंट चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कहीं भी पढ़ता हो ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन होता है ना कि अब फ्री में कोई चीज़ मिलती है टेलीग्राम्स वगैरह पे, तो लोग ले लेते हैं। तो मतलब मैं जब भी कभी भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, बाहर कहीं भी जाता हूँ, सिटी मॉल्स वगैरह, तो मैं देखता हूँ कि हर स्टूडेंट्स मेरे जो लेक्चर्स हैं ना वो अपने डिवाइसेस में सेव करके रखते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है, कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आता, वो उन लेक्चर से देख करके कवर करते हैं। तो ये एक प्रोसेस थी जो कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई। जो कहानी जो रूम के अंदर बंद थी पिछले 4-5 साल से, वो थोड़ा बाहर निकला, लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला इसमें। राइट सर। तो अभी के समय में सर आप अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर हैं यहाँ कोटा में। आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं अनअकैडमी में यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक भी? देखिए अनअकैडमी की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी, जैसे आपको बताऊं कि हम लोग 2022 में अनअकैडमी ऑफलाइन आया, और वी आर द फर्स्ट वन। मतलब हमने ऑफलाइन कोटा से ही स्टार्ट किया। हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि फीता हमने ही काटा था अनअकैडमी ऑफलाइन का कोटा सेंटर से। तो जब हम एक सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पे जिसने मुझे मोटिवेट किया ना, वो थी यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर, ठीक है। फ्रीडम था। दूसरा क्या है कि आप देख रहे हैं ना कि पैटर्न एग्जाम्स के चेंज हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिजिडिटी होती है कि आप एकेडमिक्स चेंजेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली, वो फ्रीडम मिला। और दूसरा क्या था कि हमारे साथ मोहित सर आए, उनकी गाइडेंस में हमने पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा इस समय का जो स्टडी मटेरियल है, इस समय हम मॉड्यूल्स के अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जो इस समय जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वे है। और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि सर यहाँ पे ना हाइब्रिड सिस्टम था टीचिंग का। जैसे कई बार होता है ना कि स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में, जैसे आपने देखा होगा कोटा में चैलेंजेस रहते हैं कि बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए या किसी कारणवश उसे अपने घर जाना पड़ा, उसके कुछ लेक्चर्स मिस हो गए। तो अनअकैडमी में जो बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं ना, उसकी ऐप पर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है सर। तो यहाँ पे वो वाला इशू कभी नहीं रहा। जैसे कई बार ऐसा हुआ स्टूडेंट को कोई हेल्थ इशू हुआ, 15 दिन क्लास नहीं कर पाया, वो आराम से क्लास की रिकॉर्डिंग देख करके उसको कवर कर रहा है। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी। दूसरा क्या है कि हमने जो कोटा का पिछले 10-15 साल से जो एकेडमिक मटेरियल था जिसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुआ था, वो हमने इनोवेशन किया। पूरा एकेडमिक मटेरियल बिल्कुल T=0 से स्टार्ट किया और आज एकदम अपडेटेड मटेरियल तैयार किया। और एक और चीज़ जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करी है, रिलैक्स करिकुलम। आप देख रहे हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता, रिवीजन नहीं कर पाते टेस्ट ये के लिए। रिलैक्स करिकुलम क्या है सर? ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पैटर्न है उसमें ये है कि जो स्टूडेंट क्लास 11th और 12th में हैं, उनकी वीकली सिर्फ 4 डे क्लासेस होंगी सर। मतलब जैसे होता है ना कि 6 डे क्लासेस होंगी, वो नहीं है, सिर्फ 4 दिन क्लासेस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे और ट्यूसडे को क्लास है, वेडनेसडे को नहीं होगी, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास है, देन सैटरडे को नहीं होगी, ठीक है। ये इसलिए किया गया। अब आपको लग रहा है कि सर जब नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगी तो कंटेंट कम पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है।
वो जो वीक वेडनेसडे और जो सैटरडे का टाइम मिलेगा, है ना, वीक में जो 2 दिन हम दे रहे हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस देंगे, कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको याद है एक बंसल क्लासेस का जो टाइम हुआ करता था, उस समय मुझे याद है कि स्टूडेंट्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया जाता था। कोई भी डाउट्स होते थे तो उन्हें बोला जाता था घर पे जाना, बैठ करके सोचना, अगले दिन मैं डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। वो कल्चर धीरे धीरे समय के साथ ना थोड़ा सा ख़त्म हो गया था कि स्टूडेंट्स को आज सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। हम इतना ज़्यादा उसको कंटेंट दे रहे हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि उसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाए। तो इस साल हमने वो पुराना वाला जो कल्चर था जिससे कोटा से टॉप रैंक्स प्रोड्यूस होती थी, उसको फिर से दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो उसको डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए उसके पास टाइम रहे। इसलिए हमने इस रिलैक्स करिकुलम को अभी इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। राइट सर। तो यहाँ पे अनअकैडमी पे और क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्या नया कुछ लेके आया आप लोगों ने जब से यहाँ पे स्टार्ट करा? आपको लगा कि ये चीज़ की कमी थी, ये चीज़ हमने इसको कवर किया है? हाँ, देखिए एक तो क्या है कि हमने एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा पूरा ओरिएंटेशन एकेडमिक्स पे रहा, तो हमने एकेडमिकली काफ़ी चीज़ें बैलेंस करी, लेक्चर्स प्लान्स को हमने इम्प्रूव किया, टेस्ट प्लानिंग्स जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए, टेस्ट पेपर्स की जो क्वालिटीज़ थी उसमें हमने अपग्रेड किया, क्योंकि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आए थे जो काफ़ी स्टेबल था और वहाँ भी हमने 8 से 9 साल मैंने काम किया हुआ था और मोहित सर की गाइडेंस में किया हुआ था। तो हमें एक पूरा आइडिया लग चुका था कि किस तरीके से एक सिस्टम को बहुत स्टेबल बनाना है। तो वो चीज़ें जो यहाँ पे लैक कर रही थी एकेडमिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के बाद कि जो यहाँ का स्टडी मटेरियल था वो उतना अपग्रेडेड नहीं था, तो उसको अपग्रेड किया। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्कॉलरशिप्स स्टार्ट करी, मतलब जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में या उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मतलब लास्ट ईयर मुझे याद है कि एक ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ कि जिसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, और उसको हमने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ पे पढ़ाया। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस रहते हैं, तो उनको हम लगातार स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है, जितना पॉसिबल हो सकता है। और ऐसे स्टूडेंट्स को लगातार हम मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब एक सेवा का भाव आ गया है अब, मतलब एक सिस्टम के अंदर, है ना। मतलब अब अगर पॉसिबल हो पा रहा है, कोई जेन्युइन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, उसकी चाहत है पढ़ने की, एकेडमिकली वो स्ट्रांग है, तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी नए सेशन के लिए अनअकैडमी किस तरीके से तैयार है? देखिए इस बार तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको हमारे रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा होगा। अभी जेईई मेंस का जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें 99.9 के अबव हमारे कई सारे स्टूडेंट्स का परसेंटाइल आया। और आपको पता है कि अनअकैडमी ऑफलाइन का ये सेकेंड ईयर था, और सेकेंड ईयर में कोटा में रह करके इतना अच्छा रिजल्ट, आपको पता है, इज़ नॉट अ ईजी टास्क। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने अपग्रेड किया, है ना। जैसे हमने क्वेश्चंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन बैंक एक एक्स्ट्रा मटेरियल है मॉड्यूल के अलावा, जिसमें PYQs होते हैं एडवांस के। इसके अलावा हमने स्पेशल असाइनमेंट स्टार्ट किए। स्पेशल असाइनमेंट्स में वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, जिससे बच्चों को फार्मूले याद हो जाएँ, कॉन्सेप्ट्स उनके स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, उन चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा वीकली टेस्ट जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। ये सब चीज़ें हमने इसलिए करी क्योंकि शायद आपको आइडिया लगा हो कि जैसे जेईई मेंस का लास्ट 2 या 3 इयर्स का पैटर्न देखेंगे ना, तो एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब होता क्या है कि कोटा कोचिंग्स में क्या होता था जनरली कि हमने लेक्चर स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल का ले लिया, तो बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहे। तो कॉन्सेप्ट्स अब अच्छे से और डेवलप हों, तो उसके लिए हम ऐसा भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट्स के थ्रू, जिससे सारे फॉर्मूले उनके टिप्स पे आ जाएं। और मेंस का पेपर अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत आसान आ रहा है। मतलब एक स्कूल लेवल का बच्चा जिसने अच्छे से सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं, वो भी फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोटा कोचिंग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस हो रही हैं कि हम बेसिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं या बहुत इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं। तो हमने वो इजी क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस किया है, टफ क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह के काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं इस समय। राइट सर। तो एक तरह से अनअकैडमी पूरी तरीके से तैयार है। अभी स्टूडेंट्स का फ्लो कैसा हो रहा है, मतलब सर बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन्स ऑन है, सारा सब सही चल रहा है? एडमिशन ऑन है और अभी स्टार्ट हो भी चुका है। अभी हमारे ड्रॉपर बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे फ्लो अब इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी ओवर हुए हैं, मतलब 18th के लगभग।
और ड्रॉपर स्टूडेंट्स का फ्लो रिलेटिवली अभी थोड़ा सा कम है। रीज़न ये है कि जेई मेंस का भी सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ है, हाँ। तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही स्टूडेंट डिसाइड कर पाता है कि उसको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि अगर स्टूडेंट कोटा आ रहा है, और कोटा आने का देखिए मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक टीम मिले या एक ऐसे एजुकेटर्स मिलें जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। तो इस मामले में मतलब अनअकैडमी इस समय टॉप पर है सर। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स का आप फीडबैक देखिए, रिस्पॉन्स देखिए, रिजल्ट्स देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीम है ओवरऑल, मतलब एक सबसे खास बात जो है ना कि एक स्टूडेंट चाहे वो किसी भी बैच में हो, एक नॉर्मल बैच में भी है या किसी एसआरजी बैचेस में है, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब उसको सेम एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे कोटा में एक कल्चर आपने देखा होगा कि भाई स्टार बैचेस होते हैं, वहाँ पे ही सिर्फ अच्छे एजुकेटर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आकर के ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं। मतलब जो टीचर यहाँ के टॉप बैच में पढ़ा रहा है, जैसे मैं यहाँ के जो एसआरजी बैचेस हैं, ओलंपियाड के बैचेस हैं, मैं वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, और जो नॉर्मल बैचेस हैं मैं वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हमने यहाँ पे ख़त्म किया है, जिससे कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो जैसे कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक कभी भी जेई की प्रिपरेशन नहीं करी है और वो स्टार्ट करना चाह रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है ना, तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए अनअकैडमी जो है ना, इट शुड बी अ फर्स्ट रिकमेंडेशन। वाह ग्रेट। तो काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन चला हमारा और काफ़ी सारे बातें करी, आपके बारे में जानने को मिला और बच्चों को मोटिवेट भी काफ़ी आपने किया, बहुत सारी बातें बताई आपने उन्हें। होप कि ये पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और वो अपने एजुकेटर से कनेक्ट होंगे, सेंटर्स पे विजिट करेंगे जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन हो रहा है। तो सर थैंक्स कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर।